हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज सीएसआईआर एएसओ और एसओ का एग्ज़ाम था। सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम के एनालिसिस करेंगे और एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का लेवल बताऊंगा और मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए, मेरा अप्रोच कैसा रहा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये तो हम सबको पता है, नोटिफिकेशन में दिया गया क्लियरली। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और सेक्शनल ऑफिसर के लिए इंटरव्यू भी है। तो आज जो हुआ वो पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। तो पेपर 1 में सिलेबस के हिसाब से जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दो हैं, दो सेक्शंस हैं, राइट। तो आज का जो इस वीडियो में हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मॉर्निंग सेशन में हुआ था 10 to 12, राइट। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस रैंडमली सेट किए गए हैं। मतलब पहला क्वेश्चन अगर हिस्ट्री है तो दूसरा ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री का ही हो। तो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी भी आ सकता है, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो ये रैंडमली सेट किए गए हैं एंड नो नीड टू पैनिक। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर किया गया है, मतलब पहले जनरल अवेयरनेस होगा, उसके बाद इंग्लिश, राइट। तो हसन चर्लापल्ली एलपीजी पाइपलाइन का एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। एलपीजी पाइपलाइन, इसका क्वेश्चन ये था कि चर्लापल्ली इज इन विच स्टेट। तो ये है तेलंगाना। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरी तरह से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है और क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। सेक्युलर डेफिनेशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था। सेक्युलर डेफिनेशन, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, सेक्युलर क्या है। क्वेश्चन ऐसा बना था कि सेक्युलर मीन्स, तो उसके ऑप्शंस दिए गए थे कि डाइवर्सिटी इन रिलीजन, स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। तो इसका आंसर होगा स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लेना, स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन है। ओके, इसका नीड अराइज इसलिए हुआ था कि स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। ओके, स्टेट भले ही स्टेट में कितने भी रिलीजन हो, बस स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसका यही मत ऑफिशियल मीनिंग होता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन था, ड्रोन शक्ति 2023 लॉन्च हुआ है। तो ड्रोन शक्ति लॉन्च किया गया था, डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च किया था ये, राइट। उसके बाद वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे यूएसए, फ्रांस। तो इसका आंसर है यूएसए, राइट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है नंबर ऑफ एशियन गोल्ड मेडल्स। तो ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, नंबर ऑफ एशियन मेडल्स नहीं पूछा गया। तो टोटल मेडल्स तो 107 है, बट गोल्ड मेडल्स 28 हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। टोटल ये भी ऑप्शन में दिया गया, ये भी ऑप्शन में दिया गया। तो बस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर हम जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के जब प्रैक्टिस करते हैं, तो 107 हम यही पढ़ते हैं। 28 को पढ़ना चाहिए। 28 को भी ध्यान में रख के आप क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन है समुद्र प्रहार। ये क्वेश्चन था इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में हाल ही में, मतलब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आशियान ASEAN का जो ग्रुपिंग है, उसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अपना पेट्रोल वेसल भेजा है। ओके, पेट्रोल वेसल भेजा है, तो उसका पेट्रोल वेसल का नाम पूछा गया था, एंड दैट इज वज्र प्रहार, सॉरी, समुद्र प्रहारी। ओके। एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेवेंथ क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स ऑन, वर्क्स फॉर, ये किसके लिए काम करता है। तो दिस एक्चुअली नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल को, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में था, एंड दैट इज व्हाई दे हैव आस्क्ड। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करते हैं, ऑप्शंस में थे राइट्स फॉर वुमेन, राइट्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा कुछ था, एंड करेक्ट आंसर इज ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत से चांसेस हैं, क्योंकि राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन कहा गया, तो ज़्यादातर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग वो ऑप्शन सेलेक्ट करके आए, बट ये आंसर राइट है। ओके। ह्यूमन राइट्स इज फॉर होम, ह्यूमन राइट्स किसके लिए है, एक सिटीजन ऑप्शन में था,
ये बस आप ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, ये आंसर नहीं है, राइट। एक था सिटीजन एंड एक था पीपल हु लिव इन एनी स्टेट, एक था ह्यूमन बीइंग, जनरल ह्यूमन बीइंग, एक था ह्यूमन लिविंग इन एनी स्टेट, मतलब एनी स्टेट कहीं पर भी रहने वाले को क्या ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन के बारे में पूछा है। तो सिटीजन को दिया जाता है ह्यूमन राइट्स, या ह्यूमन बीइंग को, या ह्यूमन लिविंग इन एनी स्टेट। ओके, तो ह्यूमन बीइंग इसका राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन को, जिसमें ह्यूमन राइट्स इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, एंड नाइन्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिशमेंट। ये वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिशमेंट कब और किस युद्ध के बाद हुआ, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था क्या, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आंसर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। ओके, 10th सार्क फाउंडेड इन, ऑप्शंस कई सारे थे, 1985, 1995, राइट आंसर 1985। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 लॉन्च इन विच प्लेस। देखो, वर्ल्ड फूड इंडिया कौन सा ऐसा स्कीम है जो लॉन्च किया गया रिसेंटली रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो वर्ल्ड फूड इंडिया ये आंसर होता। बट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एट विच प्लेस। ओके, प्लेस दिया गया था, एक था एक इसमें ऑप्शन है जो प्रगति मैदान का जो था, भारत मंडपम, सॉरी, इसका ये ऑप्शन था भारत मंडपम, एंड दिस इज राइट आंसर, भारत मंडपम, राइट। दिस वाज लॉन्च्ड एट रेड फोर्ट, एक ऑप्शन था रेड फोर्ट, एक ऑप्शन था क्या कहते हैं, आश्रम, गांधी जी का आश्रम एक ऑप्शन था। तो इसमें राइट आंसर इज भारत मंडपम। ये G20 के टाइम पे प्रगति मैदान में इसका लॉन्च हुआ था, तो ये भारत मंडपम है इसका। ओके, एंड अकबर पीरियड, ये क्वेश्चन है, अकबर पीरियड मतलब अकबर, मुगल एम्परर अकबर के टाइम में मोस्ट यूज, मतलब बिजिएस्ट पोर्ट, सी पोर्ट के बारे में बात हो रही है ऑब्वियसली। तो इसमें ऑप्शंस कई सारे थे, इसमें कैलकाटा था, इसमें सूरत था। ओके, तो सूरत है, राइट। एंड 13th क्वेश्चन, हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा टू दिल्ली कौन से मुगल एम्परर ने, मुगल के बारे में बात हो रही है, मुगल एम्परर ने, यहाँ पे ऑप्शंस थे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर है शाहजहां। ओके, अब जल्दी जल्दी इसको, चाहो तो आप नोट्स बना लो, चाहे तो आप याद कर लो, बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस आने वाले समय में, मतलब कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 months में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा इज इन, देखो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऑब्वियसली कंफ्यूज होने का स्कोप ज़रूर है, बट हमें होना नहीं है, इसको मैं बताता हूँ कैसे। देखो, दो तरह के हैं जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे एक अलाई दरवाज़ा होता है। ओके, ये अलाई दरवाज़ा है कुतुब मीनार के पास, इसे हमें याद रखना है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। बुलंद दरवाज़ा जो है, ये है फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बट हम इसे यहाँ पे ज़्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने का ज़्यादातर स्कोप है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ए फॉर अलाउद्दीन, ए फॉर अलाई दरवाज़ा, इसे ऐसे याद रख सकते हो। ओके, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद मतलब बहुत ग्लोरियस। तो अकबर क्या कहते हैं, अकबर का रेन जो है बहुत ग्लोरियस था, तो इसको ऐसे याद रखना कि ग्लोरियस उनका लाइफस्टाइल रहे, और उसके बाद मरने के बाद भी ग्लोरियस रहें, तो ऐसा अ, बुलंद जो है फतेहपुर सिकरी में बनाया। स्टेट इज बेस्ड ऑन, स्टेट इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन, देखो इसमें कई ऑप्शंस थे, जैसे एक था लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट क्रिएट हो सकता है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ओके, इसके बेस पे हो सकता है क्या, एक स्टेट फॉर्म किया जा सकता है क्या? ओके, मेरे हिसाब से दो भी आंसर करेक्ट है।
बेस्ड ऑन लैंग्वेज, क्योंकि 1953 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे वो लैंग्वेज के बेस में हुआ था। देन थोड़े स्टेट उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब एज पर एक्ट ये भी हो सकता है। तो बट अभी के लिए जो जितने मैक्सिमम स्टेट जो फॉर्म हुए हैं वो बेस्ड ऑन लैंग्वेज ही हैं। ओके, देन हाँ अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन इन विच ईयर 1953। इसके भी कई ऑप्शंस दिए गए थे बट आंसर इज 1953। फर्स्ट स्टेट जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से जो फॉर्म हुआ है वो है आंध्र प्रदेश। राइट। भारतीय जनसंघ पार्टी फाउंडेड इन विच ईयर? इसके भी कई ऑप्शन है, 1925, 19 तो 1951 है शायद इसका। इंडस वैली कॉपर फ्रॉम, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉपर वो कहाँ से लेके आते थे, कहाँ से उनका सप्लाई होता था, वो है राजस्थान। ओके, इसमें भी ऑप्शंस थे कर्नाटका वो, तो ये आप देख लेना यार कि ऑड वन आउट भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शंस थे 3 तो साउथ के थे और 1 राजस्थान का था। इंडस वैली में ज़्यादातर तो पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात ज़्यादातर तो इस एरिया में है, तो कर्नाटका का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इसलिए राजस्थान विल बी द राइट आंसर। चोला फाउंडर, यहाँ पे भी एक यहाँ पे दिया गया था राजा राजा, एक ऑप्शन था राजा राजा एंड सो ऑन। तो बट राइट आंसर है विजयालया कुछ है ऑप्शन, ठीक है, वो है इसका राइट आंसर। राइट। नालंदा फाउंडर, ये देखो बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। नालंदा फाउंडर कौन है? कुमार गुप्ता। ओके, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हैं कुमार गुप्ता, इन्होंने स्थापित किया है। राइट, इसे याद रख लेना, ये नालंदा फाउंडर कुमार गुप्ता है। ये बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैटल ऑफ तलिकोटा किसके बीच में हुआ? एक्चुअली तलिकोटा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था कि विजयनगरम किंगडम, विजयनगरा किंगडम, ओके, इसका एंड कैसे हुआ? विजयनगरा एम्पायर, इसका एंड एंड कौन से बैटल से हुआ? तो ये है बैटल ऑफ तलिकोटा। राइट, तो मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो विजयनगर, ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हुआ था, विजयनगरा एम्पायर किस कौन से बैटल के बाद एंड हुआ था? तो वो है बैटल ऑफ तलिकोटा। देन बैटल इन विच पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद घोरी, ये भी बहुत सा मोस्ट मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है हिस्ट्री में। तो देखो पृथ्वीराज, जब कभी भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी आए तो हमेशा याद रखना तरेन, वन ऑफ द फर्स्ट बैटल्स, ओके, इंडियन आप कह सकते हो मिडिवल हिस्ट्री में वन ऑफ द फर्स्ट बैटल्स आप कह सकते हो। तो बैटल ऑफ तरेन, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। सेकंड बैटल में घोरी जीतते हैं, उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। वहाँ से फाउंडेशन दिल्ली सल्तनत जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, तो हमें बस ये याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान घोरी को डिफीट करने वाला कौन सा बैटल था? फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। राइट, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, कांग्रेस रिलेटेड था, मतलब कांग्रेस आईएनसी, INC represents not any specific part of country or not any specific religion, but all the nation, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट था फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकंड वाला कुछ और था, तो हमें ये करना था कि ऑप्शन 1 इज राइट और ऑप्शन 2 इज राइट, और बोथ वैसे वाला एक स्टेटमेंट बेस्ड ये भी था। एंड 24 तोला समुद्रगुप्ता एंड एक और किंगडम के साथ वो जो रिलेशन क्या कहते हैं, जो ट्रेड रिलेशन कैसे थे, वो अच्छा था एक बोल रहा था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में एक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, एंड आर्य आर्य कुछ कुछ था वो। ओके, एंड 25th वाला लखनऊ पैक्ट, ये भी मैंने डायरेक्टली शायद आंसर लिखा है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि कौन सा कौन सा सेशन में INC एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, ये था। ओके, मोस्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हो। आईएनसी एंड मुस्लिम लीग ये जॉइंटली, मतलब पैक्ट जो जहाँ पे बना था, कौन से सेशन में बना था, कौन सा कांग्रेस सेशन में ये क्वेश्चन था। तो ये लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ सेशन कांग्रेस का 1916 में। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट है डलहौसी। डलहौसी का एक फेमस स्टेटमेंट है समवेयर इन 1855 आई गेस। तो चेर्री विच विल फॉल, ओके, ये एक स्टेटमेंट है, राइट। एक स्टेटमेंट है, चेर्री विच विल फॉल। ये किस राज्य के लिए, किस प्लेस के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया था। ऑप्शंस थे झांसी, और उसके बाद अवध भी था। तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होने का बहुत से चांसेस हैं। इसका आंसर है अवध, राइट। उसके बाद 27th क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस इंपॉर्टेंस वाज दैट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ज़्यादा पार्टिसिपेशन था फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शंस थे पेजेंट्स, चिल्ड्रन, ओके, वुमेन। तो याद रखना, सिविल डिसोबीडियंस एक ऐसा मूवमेंट है फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। ये याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन, औरतें यहाँ पे इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेट किया था वुमेन ने, राइट। 28th क्वेश्चन, फर्स्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज का पहला बड़ा कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ हुआ था। तो ऑप्शंस कई सारे थे, इसमें मॉन्ट्रियल होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये है। कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नो डाउट। पॉलिटी में अब स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन है ये, राजेंद्र प्रसाद, राइट। उसके बाद 30th क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबैटन रिलेटेड की, मतलब ये भी मैंने आंसर दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम हुआ था कि विच वाइसरॉय asked for, which viceroy was asked for last round of talks, asked for last round of talks। देखो, टॉक्स की जब भी बात है तो वो माउंटबैटन है, क्योंकि लास्ट में इंडिपेंडेंस से पहले जो टॉक्स हुए वो माउंटबैटन के साथ ही हुए थे, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, खिजर खान वाज फ्रॉम विच डायनेस्टी। ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा फ्रेम किया गया खिजर खान, क्योंकि जनरली हम मेन दिल्ली सल्तनत में जब भी हम पढ़ते हैं तो मेन रूलर्स को हम पढ़ लेते हैं और बाकी को जो है हम इग्नोर करते हैं, बट एक्चुअली खिजर खान जो है फाउंडिंग रूलर्स में थे, सैयद डायनेस्टी के थे, ओके। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ो तो इसे ध्यान रखना कि फाउंडर्स को आपको देखना है ज़रूर। सैयद डायनेस्टी के थे खिजर खान, विच इज़ नॉट दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी। तो कई सारे डायनेस्टी दे दिए गए थे, जैसे लोडी हो गया, सैयद हो गया, ओके। एक घोरी था, देखो घोरी का कोई डायनेस्टी नहीं है, घोरी का कोई डायनेस्टी नहीं है। लोडी डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एक और था, खिलजी का भी है, ठीक है, बट घोरी का नहीं है। घोरी की वजह से सैयद डायनेस्टी जरूर आया, मतलब सॉरी दूसरा डायनेस्टी आया था, बट घोरी कोई डायनेस्टी नहीं है, राइट। तो उसके बाद विच फर्स्ट मस्जिद बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान्स, ये याद रखना, फर्स्ट मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लूसेंट में दिया हुआ है बट मोस्टली इग्नोर्ड है। आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट मस्जिद बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बिल्ड किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड किया था। एंड ऑप्शंस में कई सारे थे, जमा मस्जिद, मौत की मस्जिद, ये सही कई सारे थे। आंसर इज कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम इसका राइट आंसर है।
ओके, कुव्वतुल इस्लाम इज द राइट आंसर। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बिल्ड किया था, राइट, फर्स्ट मस्जिद। मेगास्थीन्स कॉल्ड पाटलिपुत्रा, मेगास्थीन्स ने अपनी एक बुक लिखी थी इंडिका, राइट, इंडिका किताब लिखी थी। एंड किताब में पाटलिपुत्रा को किस तरीके से लिखा गया, मतलब कैसे वो बुलाता था, तो वो कुछ ये था कि समथिंग लाइक पाटली बोरा कुछ था, पाटली पाटली बोरा ऐसा कुछ था। एंड मैं लिख लेता हूँ, तो ये ऑप्शन में था पाटली बोरा बी, ऐसा था। ओके, पाटली बोरा लिखा गया था, बट इट वाज नॉट पाटलिपुत्रा जो हम कहते हैं। उसके किताब में इंडिका में उसने पाटलिपुत्रा को पाटली बोरा करके संबोधित किया था, पाटली बोरा के नाम से उसने लिखा था, राइट। ये क्वेश्चन था। देखो, कौन ऐसा सोच सकता है कि इंडिका किताब में क्या लिखा गया था। देखो, ये तो चीज़ लुसेंट में भी नहीं है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम फेडरेशन, ऑप्शंस थे, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, यूएस, आयरलैंड, ऐसा ऐसे क्वेश्चंस थे। एंड कनाडा, तो ऑप्शन इज कनाडा, कनाडा से फेडरेशन का थीम लिया गया था। ओके, मैक्सिमम प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया वाज अगेंस्ट विच एक्ट, एक्ट ऑप्शंस थे इसमें 1909 जो एक्ट निकाला गया था वो 1919 एक था, उसके बाद कई सारे थे, तो ऑप्शन 1919 है, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के खिलाफ ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे, जिसका ही रिजल्ट था जलियांवाला बाग। ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये है डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ओके, डायरेक्टली इसमें ऑप्शंस थे एफआर, फंडामेंटल राइट्स, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी तो थे नहीं 47 में, अगर आप ऑड वन आउट भी देखो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन है। ओके, फंडामेंटल राइट्स इज फॉर सिटीजन नॉट फॉर गवर्नमेंट, तो ये होगा नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी होगा नहीं। तो आप ऑड वन आउट से भी आप देख लो तो डायरेक्टिव यही दिखेगा आपको। ओके, कांग्रेस डोमिनेंस वाज, डोमिनेंस इन द सेंस इलेक्शंस में। क्वेश्चन ये था कि इलेक्शन में देखो, ये एकदम यूनिक सा सवाल है। इलेक्शन में ये कहा गया था कि डोमिनेंस 3 इलेक्शंस में कांग्रेस का डोमिनेंस था। सही, दूसरा ऑप्शन था कि 2 इलेक्शंस में था, अप टू क्या कहते हैं, फ्रॉम 1970 करके एक ऑप्शन था। तो देखो, एक तो देखो 3 इलेक्शंस तक तो फुल डोमिनेंस था कांग्रेस को, कोई अपोजिशन था नहीं, यूनानिमस, मतलब एक तरीके से यूनानिमस ही था, फुल डोमिनेंस था कांग्रेस का। तो 3 इलेक्शंस डोमिनेंट था कांग्रेस। बुद्धा प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो देखो बेसिक सा सवाल है, बोध गया इसका आंसर है। लुम्बिनी दिया गया था, सारनाथ दिया गया था, अलग अलग ऑप्शंस थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स, ये नंबर पूछा गया था, मतलब 5 होते हैं या 10 होते हैं या 15 होते हैं, तो 5, राइट। चलो लास्ट साइड पे आ गए हम। चेयर ऑफ इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाल ही में मतलब लास्ट ईयर 2023 में इसके इलेक्शंस हुए थे। एंड जो फिर से जो जीता है वो है इंडिया, मतलब ऑलरेडी चेयर कर रहा है, एंड जो फिर से जो इसमें जीता है, सॉरी चेयर नहीं, एक्चुअली वो समथिंग लाइक इलेक्शंस में जो जीता, ऐसा ऐसा था क्वेश्चन, दैट इज इंडिया। एंड सीएजी कैन बी रिमूव, लाइक देखो सीएजी सैलरी से लेके रिमूवल तक, दैट इज ही और शी इज इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज, ये याद रखना। ओके, इवन सैलरी एंड रिमूवल प्रोसेस। ओके, ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते,
अटॉर्नी जनरल इज डिफरेंट फ्रॉम सीएजी. सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अटॉर्नी जनरल एक्ट्स एज ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट. तो वो अलग है. सीएजी कैन बी रिमूव, राइट, सुप्रीम कोर्ट जज. ये ऑप्शन में था, तो दिस इज द राइट आंसर. ओके. 43rd, यूपीएससी's वर्क कैन बी मॉडिफाइड. ऐसा क्वेश्चन, आइडिया ये था, मतलब मीनिंग ये था. सेम वर्ड्स नहीं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट मीनिंग तो यही था कि यूपीएससी's वर्क कैन बी मॉडिफाइड बाय. ऑप्शंस थे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट. तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पार्लियामेंट ही इसको मॉडिफाई कर सकता है, राइट. इलेक्शन कमीशन वर्क, मतलब इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शंस करवाता है. तो एक था स्टेट इलेक्शंस ओनली, एक था स्टेट इलेक्शंस एंड लोकसभा. तो दिस इज द राइट आंसर. लोकसभा में भी तो कराता है. एक था प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है. ओके. एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स. ओके. इसे मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन ये था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट, ये किसके अंडर में काम करता है. तो ये है स्टेट का हाई कोर्ट. जो हाई कोर्ट होता है उसके अंडर में तो काम करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके. तो ये आउट ऑफ 145 क्वेश्चंस जो मुझे याद है, मैंने पुटअप किए, तो आपके नॉलेज के लिए, आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड हमें कैसे प्रिपेयर करना है आगे एग्जाम के लिए. तो ये इंग्लिश का भी हम देख लेते हैं. एसएससी लेवल से काफ़ी इजी था. देखो, एसएससी लेवल में कभी कभार टफ क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, बट एसएससी लेवल से भी इजी था इसमें. ओके. पोयम, इसमें एक पोयम था, द रोड लेस ट्रेवल्ड. इसके ऊपर एक, मान के चलो, एक 5 to 6 क्वेश्चंस इस पे बन रहे थे, राइट. 5 to 6 क्वेश्चंस, द रोड लेस ट्रेवल्ड, इस पे कि ऑथर, कई सारे क्वेश्चंस हैं. एक ऑथर द फर्स्ट रोड क्यों नहीं ले रहा है, सेकंड रोड उसने क्यों लिया है, और सेकंड रोड लेते वक्त उसने क्या सोचा है. ओके. सारा कुछ पोएम में दिया हुआ है, बट आपको बस पढ़ना था. ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ये एक्चुअली हमारे सेकेंडरी स्कूल में था ये. ओके. सीबीएसई सिलेबस में है, द रोड लेस ट्रैवल्ड. ओके. पैसेज एक था मेंटल एनर्जी रिलेटेड. इसमें भी एक 5 to 6 क्वेश्चन इजीली थे. ओके. मेंटल एनर्जी कॉम्प्रिहेंशन जैसा उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया, तो वैसा ही था. एंटोनिम्स भी था, जैसे याद तो नहीं आ रहा मुझे एंटोनिम कोई, बट एक सिंगल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी थे, जंबल सेंटेंसेस थे, फिर इन द ब्लैंक्स भी थे. क्योंकि जैसा जैसा सिलेबस में वैसा सब कुछ था. 50 क्वेश्चंस थे इसमें, एंड आई अटेम्प्टेड ऑल. 50 के 50 थे. एंड एक क्वेश्चन ये था कि पंक्चुएशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन था. मतलब आपको बताना था कि कॉमा, ठीक है, कॉमा सेंटेंस में कहाँ लगता है. ओके. ये क्वेश्चन था जो मुझे यूनिक दिखा कि कोई नेशनल लेवल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी तक तो नहीं किए. ये कॉमा कहाँ पे लगाना है, वो एक क्वेश्चन था. एंड एक और था कि वेट अ सेकंड, पंक्चुएशन का और एम्पेरेटिव सेंटेंस का कोई रिलेटेड एक था कि इनमें से, निम्नलिखित में से एम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है. ओके. तो ये थोड़े से यूनिक दिखे मुझे. थोड़े क्वेश्चंस ऐसे के थे जो यूनिक यूनिक थे, और ऑफ कोर्स इजी भी थे, बट क्या था कि थोड़ा सा ना यूनिक थे, कि अब तक कोई एग्जाम में इसको मैंने तो नहीं देखा एटलीस्ट, राइट. तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं. आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझाया, पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल एवरीथिंग. हर एक क्वेश्चन को हमने बारीकी से देखा, समझा, राइट. तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.